हेलो, आप सभी कैसे हैं। आप सभी को मेरे यूट्यूब चैनल BHU एकेडमी में स्वागत है। आज हम लोग रीजनिंग से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। इस सारे प्रश्न होने वाले आगामी एग्जामों के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो चलिए आइए एक एक करके शुरू करते हैं। नीचे दी गई श्रृंखला में लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। सीरीज का प्रश्न दिया गया है 10, 19, 37, 73। तो क्वेश्चन मार्क पे बताना है क्या आएगा। उसके बाद पुनः 289, 577। देखिए, जब भी आपको सीरीज का प्रश्न मिले तो दो बातों का विशेष ध्यान दीजिए, ठीक है। पहली बात आपको ये देखना है कि सीरीज असेंडिंग ऑर्डर में है या डिसेंडिंग ऑर्डर में, ठीक है। अगर इस सीरीज की बात करें तो यह सीरीज असेंडिंग ऑर्डर में है, यानी बढ़ते क्रम में है। 10 के बाद बड़ी संख्या 19 आ रही है, 19 के बाद बड़ी संख्या 37, 37 के बाद बड़ी संख्या 73। तो जाहिर सी बात है क्वेश्चन मार्क के स्थान पे जो भी आएगा वह 73 से बड़ी संख्या आएगा, ठीक है। और दूसरी बात ये आपको देखनी है कि जो लास्ट वाली संख्या है पहली संख्या का 20 गुना से ज़्यादा है क्या। तो आप लोग बोलेंगे बिल्कुल, अगर 10 का 20 गुना करेंगे तो 200 आएगा, लेकिन यहाँ 577 दिया है, ठीक है। यानी कि अगर लास्ट वाली संख्या पहली संख्या का 20 गुना से ज़्यादा है उस केस में, और सीरीज असेंडिंग ऑर्डर में है उस केस में क्या होता है कि कुछ ना कुछ मल्टीप्लाई और क्या होता है, प्लस या माइनस होता है। इस बात को आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। तो इतना तो क्लियर है, कुछ ना कुछ मल्टीप्लाई हो रहा होगा, ओके। तो 10 से 19 हो रहा है, कैसे हो सकता है। अगर 19 को हम देखते हैं तो ये दिख रहा है कि 10 के 2 गुना के आसपास है कि नहीं। तो 10 में अगर हम लोग क्या कर दें, 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो 20 आ जाएगा, लेकिन यहाँ 19 दिया है तो कोई नहीं, -1 कर लेते हैं तो 19 आ जाएगा। पुनः 19 से 37 हो रहा है, तो 37 भी देख रहे हैं कि 19 के डबल के आसपास है। तो इसमें भी 19 में भी हम लोग 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो 38 और -1 करेंगे तो 37 आ जाएगा, ठीक है। तो अगली बार भी क्या होगा, पुनः 37 से क्या कर दें, 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 37 से 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 74 और -1 कर देंगे तो क्या आ जाएगा, 73 आ जाएगा। यानी आप देख पा रहे होंगे हो क्या रहा है कि पहली संख्या में 2 का मल्टीप्लाई करके और -1 करने पे दूसरी संख्या आ रही है। पुनः दूसरी संख्या में भी 2 का मल्टीप्लाई और -1 करने पे तीसरी संख्या आ रही है। तो अगली बार भी तो यही होगा ना। 73 में भी तो क्या करेंगे, 2 का मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, और -1 करेंगे। तो 73 में जब 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका, 146 आएगा, और -1 कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 145। यानी क्वेश्चन मार्क के स्थान पे क्या आएगा, 145, 145 आएगा, ठीक है। अब आगे भी देख सकते हैं कि 145 में 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना बन जाएगा, 290 बनेगा, और 290 में से 1 माइनस कर देंगे तो 289 आएगा। आगे भी 289 में देख लेंगे कि 289 में जब 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 578 आएगा, और -1 करेंगे तो 577। यानी हमारा राइट आंसर क्या आ जाएगा, 145, और 145 किस ऑप्शन में दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट आंसर। उम्मीद करते हैं कि आप लोग समझ पाए होंगे। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। पहली संख्या का संबंध दूसरी संख्या से है, उसी प्रकार तीसरी संख्या का संबंध चौथी संख्या से बताइए। बेहद ही अच्छा प्रश्न है, और इस टाइप का जो प्रश्न है एसएससी रेलवे दोनों में पूछा जाता है। एसएससी का तो ये फेवरेट प्रश्न है, एक प्रश्न आता ही है, चाहे सीजीएल हो, चाहे सीएचएसएल हो, चाहे एमटीएस हो, है ना। देखिए, करने का अप्रोच क्या होता है हमारा, जो भी 2 पेयर की संख्याएं दी गई होती हैं, जैसे यहाँ पे 2 पेयर की संख्याएं 431 हैं और 12। क्वेश्चन में बोला भी गया है कि जैसे पहली संख्या का संबंध दूसरी संख्या से है, उसी तरह तीसरी संख्या का संबंध चौथी संख्या से बताना है। तो हम ये देखते हैं कि जो पहली संख्या है वह दूसरी संख्या से कैसे रिलेटेड है ना। इसके बीच में क्या लॉजिक लग रहा है, पहली और दूसरी संख्या में जो एक दूसरे से संबंधित है, सेम लॉजिक सेम संबंध को हम लोग 345 और क्वेश्चन मार्क में लगा के अपना आंसर लाएंगे, ओके। अब देखिए यहाँ पे क्या है, तो 431 और 431 से 12 कैसे हो सकता है। तो जाहिर सी बात है कि 12 छोटी संख्या है, 431 बड़ी संख्या है। तो हमें यही दिख रहा है कि 431 के अगर डिजिट का सम कर दें तो हमारा कहीं बात बन सकता है। देखते हैं, 4 + 3 + 1 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। लेकिन यहाँ तो 12 दिया है तो कोई बात नहीं, +4 ऐड कर लेते हैं तो कितना आ गया, 12। पुनः यहाँ भी सेम करेंगे, 3 + 4 + 9 कर लेंगे तो 3, 4, 7, 5, 12 आ गया, और 4 ऐड कर लेंगे क्योंकि यहाँ भी हमने 4 ऐड किया तो कितना आ जाएगा, 16। लेकिन दुर्भाग्यवश जो आपका ऑप्शन दिया गया है, ऑप्शन में क्या है,
कि 16 नहीं है। यानी इस तरीके से हम इसको सॉल्व नहीं कर सकते हैं, कुछ और सोचना पड़ेगा। अब ऐसा नहीं है कि ये क्वेश्चन गलत है, क्योंकि अगर मान लीजिए जो संबंध आप 431/12 में लगा रहे हैं वही संबंध लगाने 345 में लगाने पर आपका आंसर आना चाहिए जो ऑप्शन में हो, है ना। तो कुछ और सोच के देखते हैं। अब जाहिर सी बात है कि 431 बहुत ही बड़ी संख्या, इससे 12 लाना है। तो कोई बात नहीं, एक बार तो हमने डिजिट का सम किया था, एक बार डिजिट का मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं। तो 4 इंटू 3 इंटू 1 करेंगे तो कितना आ जाएगा, तो आप बोलेंगे सर 12 आएगा। यानी हुआ क्या कि पहली संख्या के डिजिट का मल्टीप्लाई करने पर दूसरी संख्या बनी। तो सेम हम लोग 345 में कर लेते हैं, ठीक है। 3 इंटू 4 इंटू 5 कर लेते हैं तो कितना हो जाएगा, 4 3 12 और 12 25 60, यानी आएगा क्या, 60 आएगा हमारा क्वेश्चन मार्क के स्थान पे। और 60 किस ऑप्शन में दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर बी में। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट आंसर। उम्मीद करते हैं कि आप लोग समझ पाए होंगे। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। दिए गए विकल्पों में से विषम शब्द का चयन करें। 4 शब्द दिए गए हैं और 4 शब्दों में से बताना है कि 3 शब्द किसी न किसी प्रकार से एक दूसरे से संबंधित होंगे और एक शब्द क्या है उसमें विषम है, तो उसी विषम का हमें चयन करना है, ठीक है। कई दफ़ा आपको यहाँ तो शब्द दिया है, कई दफ़ा आपको नंबर संख्याएं दे दी जाएंगी, कई दफ़ा आपको लेटर दे दिया जाएगा और पूछेगा कि आपका कौन सा एक विषम है। तो ध्यान से अगर चारों शब्दों को हम देखते हैं तो ऑप्शन ए में लैपटॉप दिया है, बी में प्रोजेक्टर दिया है, सी में मोबाइल दिया है और डी में पुस्तक दिया है ना। तो चारों शब्दों को ध्यान से एक बार ऑब्जर्व करने पे पता चलता है कि आपका लैपटॉप, प्रोजेक्टर और मोबाइल, ये तीनों क्या है, तो आप बोलिएगा इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है। ये क्या है, तो इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है कि नहीं, बिल्कुल है, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है, बिल्कुल है। आप लोग बोलिएगा हाँ सर बिल्कुल इलेक्ट्रॉनिक क्या है, उपकरण है। लेकिन अगर आप लोग ऑप्शन डी के पुस्तक को देखेंगे तो पुस्तक क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण तो नहीं है ना, तो बिल्कुल नहीं है। इसलिए ऑप्शन ए सी बी एक दूसरे से संबंधित हैं क्योंकि ये तीनों एक इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है। लेकिन डी क्या है, विषम है। डी एक पुस्तक होता है जो एक इलेक्ट्रॉनिक उपकरण नहीं होता है। तो ऑप्शन डी विल भी क्या हो जाएगा, इसमें से चारों में से विषम हो जाएगा। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। उम्मीद करते हैं कि आप लोग समझ पाए होंगे। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। यदि किसी सांकेतिक भाषा में पॉकेट को KKZIDT लिखा जाता है तो जोकर को उसी भाषा में कैसे लिखा जाएगा। देखिए, जब भी आपको ऐसा प्रश्न मिले कि अल्फ़ाबेट के पेयर को किसी अल्फ़ाबेट के पेयर से कोड किया जाता है, ठीक है, तो वहाँ पे कुछ भी नहीं होता। सिंपल सा होगा क्या, ध्यान से समझिएगा, सिंपल सा होगा क्या कि जो पॉकेट है, इनके जो लेटर हैं, इनके लेटर के प्लेस वैल्यू में प्लस कुछ होगा या माइनस कुछ हो करके इनको कोड किया गया होगा, और कुछ भी नहीं हो सकता है। लेकिन एक बात ध्यान देने वाली बात है कि जो पी है ना, तो जरूरी नहीं है कि पी को के से ही कोड किया गया होगा। पी के प्लेस वैल्यू में कुछ प्लस माइनस करके के से कोड किया होगा, जरूरी नहीं है। लेकिन जो नॉर्मल होता है ना, नॉर्मल आप बोल सकते हैं कि 80% केस में यही होता है कि पी का कोड के से, ओ का कोड के से, सी का कोड जेड से, यानी ऐसे सीरीज में होता है, ठीक है। और कई दफ़ा ऐसा भी होगा कि P को लास्ट से किया गया हो, T से, O को D से किया गया हो, या कई दफ़ा ऐसा भी होगा कि P को किसी बीच वाले से किया गया हो या P को सेकंड वाले से किया गया हो। तो ये क्लियर नहीं होता है, बिल्कुल क्लियर नहीं होता। लेकिन इतना तो जरूर क्लियर होता है कि क्या होता है, इतना जरूर क्लियर कि पॉकेट के जो लेटर दिए गए हैं इनके प्लेस वैल्यू में कुछ प्लस या माइनस होगा, यही होगा, है ना। तो अब देखिए, लेकिन जो पहला हम देखते हैं कि P को पहले वाले लेटर से ही कोड करने का प्रयास करते हैं। जैसे हम P को K से ही देखेंगे, है ना, और O को हम K से ही पहले नज़र में यही देखेंगे। अगर इनसे कुछ नहीं बनेगा तब हम लास्ट से देखने का प्रयास करते हैं, तब बीच में देखते हैं कि P किस अक्षर से संबंधित है, ठीक है। तो यहाँ लिख लेते हैं, थोड़ा सा समझाने के लिए मैं आपको लिखता हूँ, लेकिन आपको एग्जाम में बिल्कुल भी डियर नहीं लिखना है, ठीक है, क्योंकि एग्जाम में ऐसे लिख के करेंगे तो सिलेक्शन तो छोड़िए, आपकी लुटिया डूब जाएगी, है ना। तो कोई नहीं, इसको थोड़ा सा लिख लेते हैं आपको समझाने के लिए, ZINDT। अब देखिए, आपको एक चीज़ पता होगा, P का प्लेस वैल्यू कितना होता है, आप बोलेंगे 16, ठीक है, और K का 11 होता है, ठीक है। तो 16 P का प्लेस वैल्यू 11, यानी कि P के प्लेस वैल्यू में से कितना माइनस हो रहा है, -5 हो रहा है ना, तभी तो बनेगा ना आपका 11, ओके। O का प्लेस वैल्यू बोलेंगे कितना, 15, और K का पुनः 11,
तो 11 कैसे बन सकता है, तो 15 यानी कि -4 कर देंगे, ओ के प्लेस वैल्यू में से -4 करने पे आपका के बनेगा। सी का कितना होता है, 3 होता है। जेड का कितना होता है आपका, सी का कितना होता है, तो 3 होता है और जेड का 26 होता है। ओके, तो देखिए पुनः यहां से सी के प्लेस वैल्यू में से जब हम माइनस चलेंगे, कितना 3 चलेंगे तो जेड आएगा। सी के प्लेस वैल्यू में से -3 करेंगे तो बी ए जेड। ठीक है, अब 3 और 26 का डिफरेंस मत लीजिएगा, मैं क्या बताना चाहता हूं कि सी के प्लेस वैल्यू में से जो -3 यानी पीछे चलेंगे तो सी के पहले बाद में पहले क्या आ जाएगा, बी, उसके बाद बी ए आएगा, उसके बाद पुनः जेड आएगा। उसी तरह के का प्लेस वैल्यू 11 होता है, ठीक है, और आई का 9 होता है। तो 11 में से 9 कैसे आएगा, अगर के प्लेस वैल्यू में से -2 कर देंगे, कितना -2, तो आपका आई आ जाएगा। ई का प्लेस वैल्यू पुनः कितना होता है, तो 5 होता है, और डी का 4 होता है। पुनः ई के प्लेस वैल्यू में से -1 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा, है ना। और टी का प्लेस वैल्यू 20 और टी के प्लेस वैल्यू 20, यानी कि टी के प्लेस वैल्यू में से माइनस जब 0 करेंगे तो टी ही आएगा, है ना। तो आप देख पा रहे होंगे कि पहले -5 माइनस हुआ है, प्लेस वैल्यू पी में से पुनः -4 हो रहा है, पुनः -3, -2, -1, उसके बाद -0। तो सेम हम लोग जोकर में लगा लेंगे। जोकर के पहले वाले जे में क्या करेंगे, जे के प्लेस वैल्यू में से -5 करेंगे, ओ के प्लेस वैल्यू में से -4, सी के प्लेस वैल्यू में से -3। अब देखिए एग्जाम में आपको डायरेक्ट करना है। अब आपको इतना तो पता चल गया कि -5, -4, -3, -2, -1, -0 हो रहा है। ठीक है, तो डायरेक्ट किया जाएगा कैसे, जे का प्लेस वैल्यू कितना होता है, तो आप लोग बोलेंगे सर 10 होता है, तो 10 में से -5 करेंगे तो क्या आ जाएगा, तो आप लोग बोलेंगे सर ई आ जाएगा। क्या आ जाएगा, ई आ जाएगा, है ना। अब एक बात देखिए, अगर ऑप्शन को अगर आप लोग ध्यान से थोड़ा देखने का प्रयास करेंगे, ठीक है, मेरे नज़रों से ऑप्शन को देखने का प्रयास करेंगे, तो आप चारों ऑप्शन को देखते हैं तो केवल ऑप्शन ए ही ऐसा है जो ई से स्टार्ट हो रहा है। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। आपको जोकर के लिए पूरे कोड को नहीं लिखना है, आप ऑप्शन को भी देखते हुए सॉल्व क्वेश्चन को करिए, ठीक है। तो आपका क्या आएगा, ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट आंसर। आप आगे भी करके देखेंगे तो इतना ही आएगा, ई के जेड आई डी आर आएगा, यानी ऑप्शन ए के ही क्या आएंगे, लेटर आएंगे। तो करके देख सकते हैं। ओ का प्लेस वैल्यू 15, और जब 15 में से हम -4 करेंगे तो क्या आएगा, 11, यानी ई के बाद क्या आएगा, है ना। पुनः सी का प्लेस वैल्यू क्या होता है, तो आप बोलिएगा कि 3, और जब सी के प्लेस वैल्यू में से -3 करेंगे तो यहाँ क्या आ जाएगा, जेड। के का प्लेस वैल्यू 11 होता है, और 11 में से -2 करेंगे तो 9, और 9 आई का प्लेस वैल्यू होता है ना। ई का प्लेस वैल्यू कितना होता है, तो 5, और 5 के प्लेस वैल्यू में से -1 करेंगे तो क्या आ जाएगा आपका डी। पुनः आर का क्या हो जाएगा, आर ही हो जाएगा, क्योंकि जब -0 करेंगे तो आर ही आएगा। तो देख सकते हैं कि ई के जेड आई डी आर आपका ऑप्शन ए में है, और राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। देखिए एग्जाम में करते वक्त चाहे मॉक लगाते वक्त ना, आप लोग थोड़ा ऑप्शन को भी साथ में लेकर के चलिए। जब इतना क्लियरिटी बन चुका है कि यही बनेगा, -5, -4, -3, -2, -1, तो हम जब जोकर के जे को ही -5 कर रहे हैं तो ई आ रहा है, तो भाई हमारा ई ही आंसर आएगा 100%, उसमें कोई रोक नहीं सकता है। तो हमारा एक ही ऑप्शन ई से स्टार्ट हो रहा है, तो पूरा करने की जरूरत नहीं, ऑप्शन ए को ट्री करिए और आगे निकलिए। उम्मीद करते हैं कि आप लोग समझ पाए होंगे। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। नीचे दिए गए प्रश्न आकृति में लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। बहुत ही अच्छा प्रश्न है, पूछा जाता है रेलवे में भी, एसएससी में भी इस तरह का प्रश्न पूछा जाता है। बोला जा रहा है कि 12, 15, 180, 225 है, उसी तरह 14, 16, 210 है, तो इस क्वेश्चन मार्क के स्थान पे क्या आएगा। अब बात समझिएगा, हमारा इस तरह के प्रश्नों में अप्रोच क्या होता है और करना क्या होता है। जैसे जो पहला डायग्राम दिया है, जो पहला डायग्राम दिया है उसमें 12, 15, 180, 225 है। ये जो सारी संख्याएं हैं ना, ये कैसे अरेंज हैं, इनमें क्या लॉजिक लग रहा है ना। सेम लॉजिक, सेम संबंध को हम लोग क्या करेंगे, 14, 16, 210 क्वेश्चन मार्क में लगा के अपना आंसर लाएंगे। लेकिन एक बात आपको याद होगा, तो मैं हमेशा बोलता हूं कि जब भी ऐसा डायग्राम में प्रश्न दे तो जो बड़ी संख्या होती है ना, ध्यान से समझिएगा, जो बड़ी संख्या होती है ना, जैसे इसमें बात करें तो 12, 15, 180 और 225 में बड़ी संख्या 225 है। तो जो बड़ी संख्या होती है ना, बड़ी संख्या को ही हम क्या करते हैं, छोटी संख्याओं से लाने का प्रयास करते हैं। आपको याद होगा तो मैं बोला था, है ना, यही होता है।
लेकिन कई दफ़ा ज़रूरी नहीं है कि ऐसा हो, कई दफ़ा क्या होता है, ज़रूरी नहीं हो कि ऐसा हो, कुछ और भी हो सकता है, लेकिन प्रक्रिया यही होता है ना। अब देखिए 12, 15, 180, 225, पहले नज़र में तो हमें यही दिख रहा है कि भाई 15 का स्क्वायर 225 दिया है इधर, तो इसी तरह 12 का अगर स्क्वायर 144 यहाँ होता तो काम बन जाता, लेकिन हम लोग फंस जा रहे हैं, 180 दिया है, तो कुछ और सोच लेते हैं, कोई बात नहीं है ना। अगर हम क्या कर दें कि 12 से 180 को डिवाइड कर दें, 180 को अगर हम 12 से डिवाइड कर देंगे तो कितनी बार में कटेगा, 15 बार में, 15 बार में 15 आ गया, और जो 15 पुनः आ रहा है उसको इस 15 में मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो कितना आ जाएगा, 225। यानी मैंने किया क्या कि नीचे वाली 180 संख्या को ऊपर वाली 12 से मल्टीप्लाई किया, और जो भी आपका भागफल आया उसको मैंने क्या किया, लेफ्ट वाली 15 संख्या से मल्टीप्लाई करने पे राइट वाला 225 आ गया। तो सेम प्रक्रिया यहाँ भी करेंगे। पुनः 14 को हम लोग क्या करेंगे, 14 से 210 को डिवाइड करेंगे, तो जब 14 को 210 से डिवाइड करेंगे तो कितनी बार में कट जाएगा, तो आप लोग बोलिएगा 14 का में 14 और 14 पचे 70, यानी 15 बार में ये भी कट जाएगा। तो 15 को पुनः 16 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, है ना, तो 15 इंटू 16 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 240, कितना, 240। यानी क्वेश्चन मार्क के स्थान पे अब क्या क्या आएगा, 240, और 240 किस ऑप्शन में दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर डी में दिया है, तो राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी विल बी राइट आंसर। उम्मीद करते हैं कि आप लोग समझ पाए होंगे। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न आकृति के प्रतिरूप को पूरा करें। एक आपका प्रश्न आकृति दिया गया है, इस आकृति को हमें पूरा करना है, यानी कि जो क्वेश्चन मार्क दिया है यहाँ पर, उत्तर आकृतियों में से कौन सा रखने पर यह प्रश्न आकृति परिपूर्ण होगा। एसएससी का फेवरेट प्रश्न है, पूछा जाता है इस तरह का प्रश्न, है ना। और आप लोग पेपर उठा के देख सकते हैं, अभी सीजीएल का पेपर हुआ था और एमटीएस का भी हो चुका है पेपर, आप लोग देख सकते हैं। एमटीएस का तो अभी आंसर की नहीं आया है, लेकिन सीजीएल का पेपर उठा के देख सकते हैं। टीयर 1 का हर सेट में आपको इस तरह का प्रश्न मिल जाएगा, है ना। तो करने का अप्रोच क्या होता है, सिंपली आप लोग ऑप्शन से चले जाइए, इसमें बहुत ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं होती है। सिंपली ये हमको दिख रहा है कि बीच में पहले क्या है, बीच में एक क्या होगा, एक वर्ग है, उसके बाद पुनः एक सर्कल, पुनः एक वर्ग और पुनः एक सर्कल। यही तो मेन डायग्राम है ना, ध्यान से देखिएगा, यही तो मेन डायग्राम है ना। यानी ऐसे एक लाइन गई होगी जो क्या कर रहा होगा, ए इसको पूरा कर रहा होगा, यहाँ से यहाँ तक, यही तो कर रहा होगा। यानी जो पहला आएगा ना वो लाइन आएगा, तो ए में तो लाइन है नहीं, पहले में बी में है, सी में है और डी में भी नहीं, तो डी एलिमिनेट हो गया, ठीक है। उसके बाद एक सर्कल आ रहा है, तो भाई सर्कल है तो इसके लिए कर्व एक टाइप का होना चाहिए, है ना, इस तरह का होना चाहिए, ठीक है। तो ऐसा किस में दिया गया है, ऑप्शन बी में तो है, ऐसे देखिए कर्व टाइप का बिल्कुल है ऑप्शन बी में, लेकिन सी में नहीं है, सी में स्ट्रेट लाइन है, तो सी नहीं होगा, तो केवल ऑप्शन आपका बी बचा, तो बी राइट आंसर हो जाएगा। अब बी वाले डायग्राम को आप यहाँ भर के देख सकते हैं, बिल्कुल क्या करेगा, इस आकृति को यह पूरा करेगा, प्रश्न आकृति को परिपूर्ण करेगा। तो राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट आंसर। नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द को चुनिए। दिया गया है कि जिस तरह बाघ बिल्ली से संबंधित है, उसी तरह क्वेश्चन मार्क के स्थान पे कौन सा शब्द होगा जो कुत्ता से संबंधित है। बहुत ही अच्छा प्रश्न पूछा है, सेम 2 नंबर का सवाल है, अभी हम लोगों ने ऊपर 2 नंबर का सवाल किया, वही सवाल है, वहाँ पे अंक दिया था और यहाँ पे शब्द दिए हैं। करने का सेम तरीका होता है, जैसे यहाँ पे बाघ बिल्ली 2 शब्द दिए गए हैं, ये कैसे एक दूसरे से संबंधित हैं, इनके बीच में क्या लॉजिक, क्या संबंध लग रहा है, सेम संबंध सेम लॉजिक को कुत्ता क्वेश्चन मार्क में अपना लगाएंगे, है ना। तो ध्यान से इन दोनों शब्दों को देखने पे बाघ बिल्ली को हमको पता चलता है, पता है क्या पता चलता है, ध्यान से देखने पर हमें पता ये चलता है कि बाघ और ये जो बिल्ली है ना, बाघ और ये जो बिल्ली हैं, ये दोनों एक ही परिवार से आते हैं, ये दोनों एक ही परिवार से आते हैं, फेलिड परिवार से आते हैं। किससे, फेलिड परिवार से आते हैं। अगर आप बायो पढ़े होंगे तो आपको पता होगा किस परिवार से आते हैं, ये दोनों फेलिड परिवार से आते हैं। तो अब जाहिर सी बात है कि जो बाघ बिल्ली फेलिड परिवार से आते हैं, उसी तरह यहाँ क्वेश्चन मार्क के स्थान पे जो शब्द होगा और कुत्ता, ये भी दोनों सेम एक परिवार से आते होंगे। तो अब देखिए कि कुत्ता किस परिवार से आता है, तो आप लोग बोलिएगा कि सर जो कुत्ता होता है ना, कैनिड परिवार से आता है। किससे, तो कैनिड परिवार से आता है कुत्ता। तो जाहिर सी बात है कि अब हम ये देखेंगे
कि कैनिड परिवार से कौन सा इनमें से चारों ऑप्शन में से आता है। तो जगुआर तो आता नहीं है, बनबिलाव भी नहीं आता है, शेर भी कैनिड परिवार से नहीं आता है, लोमड़ी आती है। यानी राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा। लोमड़ी क्या है, तो कैनिड परिवार से आती है, यानी जो कुत्ता का परिवार है वही लोमड़ी का परिवार है ना। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी विल बी राइट आंसर। इसे आप लोग याद रख ले लीजिएगा कि जो बाघ पिल्ली होते हैं फेलिड परिवार से होते हैं। जैसे अगर मैं कैनिड परिवार की बात करूं तो इसमें लोमड़ी हो गया, सियार हो गया, कुत्ता हो गया, ये सारे क्या हैं, तो कैनिड परिवार के हैं। तो आप लोग याद भी कर सकते हैं, आप लोग याद कर लीजिएगा कि कौन से जानवर किस परिवार के अंतर्गत आते हैं, क्योंकि जब इस तरह का लेवल का क्वेश्चन दे देगा ना, तो अगर आपको थोड़ा सा डीप में चीज़ें जानकारी नहीं है बायो से संबंधित, तो फिर आप नहीं कर पाइएगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प दी गई श्रृंखला को पूर्ण करेगा। बहुत ही अच्छा प्रश्न है और इसको करने का तरीका बिल्कुल ईजी सा तरीका है। एक बात आप लोग ध्यान दीजिएगा, ठीक है, ईजी तरीका है। कई क्वेश्चन इसमें के बहुत अच्छे बनते हैं, प्रो लेवल के क्वेश्चन बन जाते हैं, बहुत टफ बनते हैं, लेकिन यह प्रश्न इजी इसलिए है ना, ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले आप लोग क्या करिए, अगर अप्रोच की मैं बात बताऊं, ऐसे तो सिंपल वाला जो तरीका है आप लोग ये तरीका अपनाइए, सिंपल वाला पहले चलते हैं, है ना। देखिए मैं ये बोल रहा हूं, मैंने इसको अच्छे से एनालाइज किया तो मुझे दिखा कि के पहले यहाँ यू है, यहाँ भी के पहले यू है। अगर दो जगह ध्यान दीजिएगा, दो जगह किसी भी अक्षर के आगे सेम संख्याएं हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि जहां भी के होगा उसके आगे वही सेम संख्या यू होगा। इस बात को नोट कर लीजिएगा। तो यहाँ के है तो यहाँ के पहले यहाँ यू होगा, 100% मैं बोल सकता हूँ। यहाँ भी के पहले यू होगा, मैं 100% बोल सकता हूँ। तो अब मैंने ये देखा, अब मैं ये देख लेता हूँ सिंपली कि 1 2 3 4 यानी तीसरा और चौथा खाली स्थान पे यू होना चाहिए, जो ऑप्शन ए में नहीं है, बी में भी नहीं है, केवल सी में है, डी में भी नहीं है। सी में देखिए तीसरा यू है और चौथा यू है ब्लैंक का, यानी कोई नहीं है। हमारा राइट आंसर ऑप्शन सी विल बी करेक्ट आंसर। आप भर के भी इसको देख सकते हैं, सी वाले को। सी को अगर मैं भरने का प्रयास करता हूं तो यहाँ पे क्या हो गया, ए हो गया, उसके बाद एल हो गया, उसके बाद यू हो गया, उसके बाद यू हो गया, उसके बाद पुनः ए हो गया। तो देखिए कितने का पेयर बन रहा है, तो 4 का एल ए यू के, एल ए यू के, एल ए यू के, एल ए यू के, यानी राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए विल बी करेक्ट आंसर। उम्मीद करते हैं कि आप लोग समझ पाए होंगे। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। नीचे दिए गए प्रश्न में सही वेन आरेख ज्ञात करें। क्या दिया गया है, धातु है, बालू है, पानी है। इन 3 शब्दों से हमको एक डायग्राम बनाना है जो इन 3 शब्दों को क्या करे, रिप्रेजेंट करे, है ना। ध्यान से अगर इन 3 शब्दों को देखने पे पता चलेगा, अगर मैं बोलूं कि धातु और बालू क्या एक दूसरे से कोई संबंध इनके बीच में है क्या, तो आप बोलेंगे नहीं सर, धातु और बालू में कोई संबंध नहीं है। बालू से हम धातु नहीं प्राप्त करते हैं, नहीं धातु से हम बालू प्राप्त करते हैं। उसी तरह मैं बोलूं अगर बालू और पानी में कोई संबंध नहीं क्या, तो आप लोग बोलेंगे नहीं सर, बालू और पानी में भी कोई संबंध नहीं है, बिल्कुल नहीं है। और पुनः धातु और पानी में कोई संबंध है, तो आप लोग बोलेंगे कि कोई भी संबंध नहीं है। तो तीनों शब्द ऐसे शब्द हैं जो एक दूसरे से बिल्कुल भी संबंधित नहीं है। तो तीनों के लिए डायग्राम कुछ इस प्रकार से अलग बनेगा। मैं ये बना लिया, क्या धातु हो गया आपका, है ना, ये धातु हो गया, और ये आपका क्या हो गया, बालू हो गया, ओके, बालू हो गया, और ये क्या हो गया, तो पानी हो गया, ठीक है, ये पानी हो गया। कुछ इस तरह का अलग अलग तीनों डायग्राम बनेगा, धातु, बालू और पानी, और इस तरह का डायग्राम किस ऑप्शन में दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर बी विल बी करेक्ट आंसर। इससे नहीं कंफ्यूज होना है कि यह आपका इस तरह का त्रिकोण में दिया गया है डायग्राम, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, बस तीनों अलग अलग हैं, ये मैटर करता है, ठीक है। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट आंसर। दिए गए शीट को मोड़कर एक घन बनाया गया है। इस प्रकार बने घन में एंड प्रतीक दर्शाने वाले फलक के विपरीत फलक पर कौन सा अक्षर प्रतीक होगा। डाइस का प्रश्न है। मैं हमेशा बताता हूं कि अगर किसी डाइस को, ध्यान से समझिएगा, इस प्रश्न में सिंपल बोला है कि ये जो आपका आकृति दिया गया है इसको मोड़ करके एक घन बनाया जाता है। तो जब घन बन जाता है ना, तो ये जो एंड का साइन है इसके विपरीत फलक पे क्या आएगा, है ना, हमको ये बताना है। आप सभी को पता है कि जब भी कोई डाइस अगर हम लोग ओपन करते हैं तो इस प्रकार का वह ओपन होता है, ऐसे ओपन होगा, ठीक है।
देखिए ये चार जो है ना, चार तो एक ही लाइन में होंगे, ये तो क्लियर है, चाहे वो पैरेलल हो चाहे वर्टिकल हो। लेकिन जो एट द रेट यानी ये जो वाला आपका है ए और ए बिल्कुल अपोजिट होता है, ठीक है, बिल्कुल अपोजिट होता है, एक साइड नहीं होगा। ए यहाँ भी हो सकता था, ध्यान से समझिएगा, ए यहाँ भी हो सकता था, ठीक है, एट द रेट यहाँ भी हो सकता था, लेकिन बस एक साइड नहीं होना चाहिए, इतना याद रखिएगा, है ना। तो किसी भी समझिएगा, किसी भी अगर हम लोग घन को खोल देते हैं, ओपन करते हैं, तो कुछ इसी प्रकार खुलता है। जैसे मान लीजिए कि अगर मैं किसी घन को खोलूंगा तो यह ऐसे भी घन बन सकता है, घन को ओपन करने पे ऐसे भी हो सकता है ना। तो देखिए चार तो हमेशा एक लाइन में रहेगा, चाहे वो वर्टिकल हो चाहे पैरेलल हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। और ये जो दो हैं आपके, ये दो वाले जो दो आपके हैं वर्ग हैं, ये क्या होंगे, एक दूसरे के विपरीत होंगे, है ना। ये यहाँ पे भी हो सकता था, जैसे ये यहाँ दिया है, या ये यहाँ अपोजिट में भी दोनों हो सकते थे, लेकिन अपोजिट बस होना चाहिए, है ना। तो अब देखिए अब सवाल ये उठता है कि भाई कैसे पता चलेगा कि कौन किसके विपरीत है। तो सिंपल सी बात याद रखिएगा, चार जो है ना, चार में से किसी एक साइड को पकड़िए, मैं एंड को पकड़ता हूं, तो एंड को पकड़ा और एक छोड़ा, एफ छोड़ा, एक छोड़ करके मैं तीसरे पे आया, तो एंड जो है ना, एंड आपका एंड जो है, तो एंड के विपरीत पे क्या आ जाएगा, तो आप लोग बोलेंगे कि एंड के विपरीत पे क्या आएगा, परसेंटेज आएगा, है ना। और उसी तरह पुनः मैं एफ को पकड़ा, एक छोड़ा, परसेंटेज छोड़ा, पी आ गया, यानी एफ के विपरीत क्या आ गया, पी आ गया। और आपका जो एट द रेट होता है ना, यह हमेशा क्या होगा, इसके ए के विपरीत होगा, यानी ये जो दो आपके वर्ग है ना, एक दूसरे के हमेशा विपरीत होते हैं, और जो चार हैं तो अल्टरनेट पे एक दूसरे के विपरीत होते हैं, याद रखिएगा, ठीक है ना। तो आपका क्या आ जाएगा, हमसे पूछा था एंड के विपरीत स्थान पे, तो एंड के विपरीत स्थान पे क्या है, परसेंटेज है, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी विल बी राइट आंसर। उम्मीद करते हैं कि आप लोग समझ पाए होंगे। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। निम्नलिखित पैटर्न को पूरा करने के लिए सही विकल्प का चयन करें। सिंपल सा प्रश्न दिया गया है, बोला गया है कि एक डायग्राम दिया गया है, यहाँ क्वेश्चन मार्क के स्थान पे कौन सा ऑप्शन का रखने पे आकृति यह पूरा क्या होगा, पैटर्न पूरा होगा, ठीक है। तो इन ध्यान से आकृति को ऑब्जर्व करने पे पता चलता है ध्यान से कि पहला वाला क्या है ना, थोड़ा सा आपका पहला वाला ऊपर का जो डायग्राम, उसका दूसरा वाला क्या है, तो वर्ग है, वर्ग के अंदर एक ब्लैक त्रिभुज बना है, इसका सेम अपोजिट करने पे यानी कॉर्नर पे अपोजिट करने पे इधर बना है, सेम है, वर्ग है, और इसका जो बीच वाला है इसका अपोजिट कर दिया गया है, उल्टा कर दिया गया है, तो ये त्रिभुज बन गया है। तो इसी तरह इसका जो अगर पहले वाले की डायग्राम की बात करेंगे तो इसको देखेंगे तो इसका कॉर्नर क्या है, थोड़ा सा मुड़ा हुआ है ना। तो जाहिर सी बात है कि इसका जब हम अपोजिट यहाँ बनाएंगे तो कॉर्नर मुड़ा रहेगा और ये आकृति उल्टी रहेगी, तो ए तो होगा नहीं, बी भी नहीं होगा, कॉर्नर इसका भी क्या है, मुड़ा नहीं है, सी हो सकता है या डी हो सकता है। लेकिन जाहिर सी बात है कि ये जो इसके अंदर जो ब्लैक त्रिभुज है ये उल्टा हो जाएगा, तो सी में तो सीधा दिया है, केवल डी में उल्टा दिया है, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी विल बी राइट आंसर। उम्मीद करते हैं कि आप लोग समझ पाए होंगे। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। यदि ए का अर्थ भग्य, बी का अर्थ गुणे, सी का अर्थ प्लस तथा डी का अर्थ माइनस है तो निम्नलिखित व्यंजक का मान क्या होगा। बेहद सिंपल सा प्रश्न दिया गया है, एसएससी पूछती है। एसएससी की खासियत है कि एसएससी की अगर मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश और जीएस की बात करूं तो सबसे जो इजी सेक्शन होता है जीएस का सेक्शन होता है, सबसे इजी सेक्शन, है ना। क्या होता है, सबसे इजी आपका जीएस होता है और सबसे टफ कहिएगा तो आपका माफ़ी चाहते हैं, सबसे इजी आपका रीजनिंग होता है और सबसे आपका टफ क्या होता है, जीएस होता है ना। तो एसएससी इस तरह का एक प्रश्न पूछती है, सिंपल सा प्रश्न है, बोल रहा है ना कि जो ए का अर्थ है ना वह भग्य है, तो जहाँ जहाँ इस इक्वेशन में ए होगा वहाँ भग्य लगाएंगे। बी का अर्थ गुणा, तो बी की जगह गुणा, और इसको सॉल्व कर लेंगे, सिंपल सी बात है ना। तो बी का अर्थ क्या बोला है, गुणा, बी की जगह मैंने गुणा कर लिया। ए की जगह क्या बोला है, भग्य, भग्य मैंने कर लिया। सी की जगह क्या बोला है, तो प्लस बोला है, तो प्लस मैंने कर लिया, और डी की जगह माइनस। इसी को सॉल्व कर लेते हैं, 12 इंटू 12 डिवीजन 4 प्लस 5 माइनस 1, है ना। अब देखिए 4 से इसको काटेंगे तो 3 बार में मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये 36 प्लस 5 ओके माइनस 1, तो 36 5 कितना हो गया, 41, और माइनस 1 कर देंगे तो 40 आएगा, यानी करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट आंसर। उम्मीद करते हैं कि आप लोग समझ पाए होंगे। चलिए आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। थैंक्स।